फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं पहले यही कहूँगा कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, या फिर क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि मेरे तो फिर भी जितने मार्क्स आए हैं, बट आप में से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि आप में से हर कोई नीट के अंदर फर्स्ट रैंक या IIT टॉप करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप में हर एक में इतना पोटेंशियल है। एज आप 12th स्टैंडर्ड में हो, मैं भी 11th में, मतलब मोस्टली बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं किया है ना। मैं पहले बता दूं भाई, मैं ना बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा था। ये इसलिए बताया था कि भाई मोटिवेट हो जाओ सही में। भाई मैं पहले से कह दूं कि भाई मैं इतना घंटा पढ़ता था, इतने घंटे पढ़ता था, फिर तो क्या बात, मतलब कोई सुनता नहीं है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। ठीक है, तो मैं बस यही बताऊंगा कि किस तरह से मैंने मैनेज किया नीट के अंदर स्कोर करके और क्वालिफाई किया। एक्चुअली मैंने 12th स्टैंडर्ड में, मैं 11th स्टैंडर्ड में मैं भटक चुका था बिल्कुल। 11th स्टैंडर्ड में स्कूल जाता था, स्कूल में बस ऐश करनी और कुछ भी नहीं करना, बकवास मारनी, घर आ जाना। ठीक है, सारा टाइम वेस्ट करता था, आकाश में जाता था। आकाश में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आकाश कितना बकवास है, मैं खुद बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को स्लेव बनाया जाता है, टीचर्स को स्लेव बनाया जाता है। इतने टाइम में सिलेबस कवर अप करो, इतने टाइम में ये करो वो करो, बस लगे रहते थे। डाउट्स पूछो, टीचर्स देते थे। टीचर्स बोलते थे क्लास में समझाया था, तब तो तुम पीछे गेम खेल रहे थे। अब वैसे टीचर्स की बात भी ठीक थी, लेकिन फिर भी टीचर्स मतलब कोऑपरेट नहीं करते थे। तो उसके बाद जब 11th के अंदर स्कूल के अंदर मेरे परसेंटेज इतने अच्छे आ गए, मैं तो खुश हो गया। 95% आ गए भाई, कि मैं तो ये सब कुछ वो। लेकिन AIATS दिए मैंने, AIATS दिए तो पता चला कि भाई मेरा लेवल कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मैं 12th के अंदर कहीं ना कहीं मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी थी। उसके बाद मैं आया, सर के पास आया। भाई मैं सबसे पहले तो क्रेडिट देता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से हुआ। जिस सब्जेक्ट से मोस्टली मेडिकल एस्पायरेंट्स को डर लगता है ना, उस सब्जेक्ट में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से। क्योंकि सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी थी ना। मैं कहता हूँ अगर मेडिकल स्टूडेंट्स को भी मैं गाइड कर सकता हूँ मोस्टली, तो उनको यही कहूँगा कि भाई मेडिकल के अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। उसके अंदर बस आपको कंसेप्ट पता है ना, कंसेप्ट पता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप, कोई भी क्वेश्चन। जैसे कि 3 इडियट्स में बोला था ना कि एक्सेलेंस के पीछे भाग जाओ, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। ठीक है, आपको कहीं रट्टा नहीं मारना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करना है। और कंसेप्ट क्लियर मैं कहता हूँ सर से बेस्ट कोई नहीं कर सकता यहाँ पे फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए फिजिक्स के अंदर स्पेशली, चाहे वो मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल का बच्चा हो। कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। दूसरी बात है, मोस्टली बच्चों को यही नहीं पता होता कि वाई दे आर डूइंग मेडिकल और नॉन मेडिकल। उनके लिए कोई रीजन नहीं है लाइफ में कि वो क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली किस लिए कर रहे हो आप मेडिकल नॉन मेडिकल। किसी ने कोई रीजन सोचा है कि बस पैसे कमाने के लिए, या पेरेंट्स को दिखाने के लिए, या वो शर्मा जी का लड़का कर रहा है इस वजह से है? किसी ने कोई रीजन नहीं सोचा कभी। तभी मोस्टली बच्चे 11th 12th करते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड्स के चक्करों में पड़ जाते हैं, और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो ड्रॉप करते रहते हैं और अड़ंग बड़ंग सब होता रहता है। तो मोस्टली 12th, अगर मैं कहूँ मेरी लाइफ में, अगर मैंने 12th के अंदर इतना दम दिखाया तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन था कि मैंने एक रीजन रखा हुआ था कि मैंने क्यों करना है। वो रीजन आपको कोई बताएगा नहीं, कोई भी नहीं बताएगा, ना वो शर्मा जी का लड़का बताएगा, ना वो आपके पेरेंट्स बताएंगे, ना सर बताएंगे। वो रीजन आएगा आपके अंदर से कि आपने क्यों करना है। हाँ, पैसे कमाने के लिए करना कोई दिक्कत नहीं है, बट वो रीजन ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि आपने एक बार वो रीजन दिमाग में डाल दिया तो बस अब उसको पागे रहना है। मेडिकल नॉन मेडिकल क्लियर, अब तो बस वो रीजन होना चाहिए दिमाग में, व्हाई आर यू डूइंग दिस। सेकंड थिंग मैं कहूँगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। अब 12th है, टाइम कम है, 11th 12th दोनों के कवर अप करना है। मैं अगर एज मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स थे, बोर्ड्स के अंदर मार्क्स लेने के लिए मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि भाई स्कूल के ऊपर स्ट्रेस डालो। भाई 10th और 12th की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के काम आती है, या किसी ने BSc वगैरह करनी है तो अलग मैटर है, तो DU वगैरह परसेंटेज मांगती है। बाकी मैं कहता हूँ स्कूल के ऊपर कभी भी फोकस ना करना इतना। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा, स्कूल के ऊपर कभी भी फोकस ना करना। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी प्रॉपरली कर ली ना, आपके बहुत बहुत बेटर मार्क्स आ जाएंगे। कोई चीज़ के ऊपर पता है क्यों, मोस्टली मैंने अपने साथ के दोस्त देखे हैं जो कि मेरे से काफ़ी बेटर थे, बट लास्ट में जाके क्या होता है, जनवरी फरवरी में आता है यार बोर्ड्स की टेंशन होगी, अब क्या करें अब क्या करें। जस्ट अभी मैं इसी से मतलब गुजरा हूँ इस
टाइम से तो मेरे को पता है इतना कि भाई बोर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं बच्चे और ये क्या कंपटीशन छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद जैसे आज इस बार भी जेई मेंस का हमारे बोर्ड्स के टाइम ही पेपर था और जस्ट 15 दिनों बाद 15 को हमारा लास्ट एग्जाम था एंड देन 7 को हमारा मेडिकल का पेपर था। तो मैं यही कहूँगा बोर्ड्स की टेंशन ज़्यादा मत लेना। बोर्ड्स में आपको पता ही होगा मेडिकल के अंदर बस 60% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, सिर्फ 60%। उससे ज़्यादा आपको लेके क्या करना है? ये शर्मा जी के लड़के को दिखाना है। तो किसी को कोई वो नहीं है कि भाई मैं वैसे ये नहीं कहता कि आप ना पढ़ो, बट मैं ये कहता हूँ कि अपनी इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी किसको देनी है वो आपके हाथ में है। अगर आपने ड्रॉप करना है तो भाई बेशक आप बोर्ड्स के ऊपर तैयारी करो, कुछ करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने साल वेस्ट नहीं करना तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी तैयारी ऐसे करो, कंसेप्ट क्लियर है ना भाई। बोर्ड्स तो कहीं नहीं जाने वाले, बोर्ड्स और अपना ये नीट IIT कुछ भी नहीं, सब हो जाएगा एक बारी में। तो उसके लिए मैंने किस तरह से तैयारी करी, अगर मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स को अपना बताऊं तो भाई मैं जैसे मैंने बताया मैं बैक बेंचर था, बकवास ही करता था। बट मैं ऐसा स्कोर क्यों कर पाया? क्योंकि एक्चुअली ना मैं क्लास के अंदर ना बकवास मारता था, बट जब सर समझाते थे ना तब कभी नहीं मारी बकवास। लास्ट बेंच पे बैठता था लेकिन समझता जरूर था। कंसेप्ट क्लियर जरूर करें। कंसेप्ट क्लियर है ना, मैं कहता हूँ फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, क्योंकि मेडिकल के अंदर तो आपको पता ही है 45 क्वेश्चन है ना, तो 45 के 45 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। अगर बच्चों के कम नंबर आते हैं ना, वो पता है क्यों आते हैं? अगर इनके कंसेप्ट क्लियर है कि भाई टाइम नहीं मिला इस वजह से रह गए, वरना सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप घर आके देखोगे ना, कहोगे यार ये क्या था, इससे तो काफी ज्यादा 100 गुना मुश्किल मैंने क्वेश्चन करे थे, बट ये रह गया। तो इसलिए मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस रखना, कंसेप्ट पे फोकस करना। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स के अंदर अगर आपको कोई ओपिनियन दूं तो यही कहूंगा कि अपने कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ना एक बार चैप्टर हो जाने के बाद जितने भी फॉर्मूले हैं ना चैप्टर के, उसको एक पेज पे लिख लो, नोट डाउन कर लो। मैं ये नहीं कह रहा रट्टे मारो, क्योंकि मोस्टली बच्चे, मैं जिसको भी ये राय देता हूँ वो सारे कहते हैं यार तू तो फिजिक्स को रट्टे मारने के लिए कह रहा है, फिजिक्स को रट्टे मारने के लिए कह रहा है, ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होगी फिजिक्स। बट ये भी ट्रूथ है कि भाई फिजिक्स मेडिकल के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूलेज इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि बच्चों को याद ही नहीं रहते। तो बच्चे को क्वेश्चन आता होता है बट वो सोचता है अरे यार फॉर्मूला कहाँ गया। तो मैं यही कहूँगा कंसेप्ट क्लियर को अच्छे से गो थ्रू जाओ, चैप्टर के क्वेश्चंस जितने हो सके करो। कहीं बाहर की बुक्स वगैरह को इतना ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया था, यूनिवर्सल करी थी, वो भी 2 दिन करी थी, उसके बाद साइड में घर पे पड़ी है। ठीक है भाई, सर के DPPs करता था और लास्ट में जाके मैंने प्रीवियस ईयर की थी, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर केमिस्ट्री की बात बताऊँ, केमिस्ट्री के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सर के नोट्स पढ़ता था, बोर्ड्स के लिए या फिर कॉम्पिटिशन के लिए, नीट के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेफर करता था प्रदीप्स को, बिलीव मी प्रदीप्स करता था, और प्रदीप्स ना मोर देन सफिशिएंट है ऑर्गेनिक को छोड़ के। 11th की ऑर्गेनिक, फिर 12th की ऑर्गेनिक फिर भी ठीक है प्रदीप्स में, 11th की थोड़ी मेरे को कम लगी थी। तो मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ आपने अगर केमिस्ट्री करनी है ना, केमिस्ट्री के अंदर जैसे कि फिजिकल है, फिजिकल के अंदर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स की तरह ही है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले है, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है। सेकंड बात आती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मैं तो मानता हूँ भाई रट्टा पूरा, रट्टा पूरा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है या तो वो इतना ऐसा होता है कि 1% बच्चा नहीं कर पाता क्योंकि बिल्कुल नया होगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर। इनऑर्गेनिक के अंदर मैं बस यही कहूंगा अपनी तरफ से कि प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर जितने हैं वो सब कुछ कर लो। मैंने जैसा एनालाइज किया एग्जाम के टाइम तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आए हुए थे, और अगर एक आधा आता है बाहर से तो वो कोई भी नहीं कर सकता। तो इनऑर्गेनिक पे इतना टाइम वेस्ट मत करना, सबसे फोकस रखना अपना फिजिकल और ऑर्गेनिक पे। फिजिकल मैंने कहा फिजिक्स की तरह है, जैसे आपने फिजिक्स के ऊपर करोगे फोकस वैसे फिजिकल पे करना। और ऑर्गेनिक ऐसी चीज है जिसमें आपको सही में दिमाग की जरूरत पड़ेगी, कि उसके अंदर रट्टा नहीं चलता। ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक में रट्टा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक के अंदर कंसेप्ट्स पता है आपको, मगर मैकेनिज्म पता है, रिएक्शन मैकेनिज्म पता है, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। बट सबसे ईजी मैं मानता हूँ सबसे ईजी था ऑर्गेनिक, सबसे ईजी और सबसे मार्क्स दिलवाने वाले भी, बोर्ड्स में भी और अपने कंपटीशन लेवल पे भी। बोर्ड्स में भी बहुत ईजी आते हैं क्वेश्चंस, ऐसी कोई भी बात नहीं है, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना। ठीक है, थर्ड वन आती है बायो। मैं तो बायोलॉजी बताऊंगा क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं है। तो बायोलॉजी के अंदर मैं क्या कहता था, बायो मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी, रियली में मेरी बायो बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग में ढंग से करा नहीं, कभी कुछ किया नहीं, तो इस वजह से बायो मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक थी। तो बायो के अंदर मैं क्या करता था, मोस्टली टाइम मैं क्या करता था, जब मेरे को याद नहीं होता ना, कई सारे टर्म्स होते हैं जिसको आपने कभी मतलब रट्टे मारने पड़ते हैं। उन रट्टे मारने के लिए मैं क्या करता था, उसको मोस्टली पेजेस पे लिखता था उन टर्म्स को, और दीवार पे चिपका देता था, दीवार पे चिपका देता था, पूरा कमरा भर जाता था मेरा। तो क्या करता था, रोज पढ़ा, अगले दिन सुबह उठता था, 10 मिनट एक बार देख लिया सारे कागज पे, अपने आप सब कुछ रिमाइंड आ जाता था, सब कुछ याद आ जाता था।
तो मैं बायो के लिए तो यही कहता था कि मैं अगर जो बच्चा अगर वीक है तो मैं यही करता था। बायो के अंदर क्या करता था, रट्टे इतने नहीं मारता था, मेरे से लगते नहीं थे, क्या करता दीवार पे चिपका देता था। सो नेक्स्ट मेरी क्या गलतियाँ रही। मेरी गलती सबसे बड़ी थी भी मेरा फ्रेंड सर्कल। मेरा फ्रेंड सर्कल सही में सबसे गंदा था, जिसको वोस्ट कहते हैं ना, सबसे गंदा मेरा फ्रेंड सर्कल था। कई बार सर ने धक्के मार के निकाला मेरे को, अब मैं बेइज्जती ज़्यादा करना नहीं चाहता अपनी। कई बार मेरे को ड्रॉप पर क्लास में 12th में धक्के मार के निकाला मेरे दोस्तों की वजह से, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत बकवास था। मैं कहता हूँ कई बच्चे यूँ कहते हैं ना कि भाई मैं एग्जाम के टाइम बैठता हूँ तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई मैं पहली बार देखता हूँ तो मुझसे सोल्व नहीं होते, बाद में लगता है यार ये तो आते थे। फिर मैंने इस चीज़ से कैसे किया कि मैं अपने दोस्तों के डाउट्स लेने शुरू कर दिए, अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों को पढ़ाने से ना एक कॉन्फिडेंस आने लग गया, क्योंकि दोस्त नए क्वेश्चंस लाते थे, एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आने लग जाती थी, यार अगर क्वेश्चन ना किया तो बेइज्जती हो जाएगी दोस्तों के सामने, क्वेश्चन करना है। तो बच्चे कई बार कहते हैं ना कि भाई यार क्वेश्चन आता था बट मैं फिर भी गलत कराया, तो मैं उसके लिए क्या करता था, मैं तो यही करता था, अपने दोस्तों को पढ़ाता था, नए नए क्वेश्चन देखता था, नए नए एनालाइज करता था, और कभी यार गिव अप नहीं किया। गिव अप नहीं करना, कभी हार नहीं माननी। कोई बोलता रहे यार शर्मा जी का लड़का बोलता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका सिलेक्शन नहीं होना, वो 10-10 घंटे पढ़ के उसका सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन उसी का होगा जो कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ टेस्ट करेगा, टेस्ट देगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा। सबसे बड़ी बात है एक्सेप्ट नहीं होता लोग से। वो सोचते हैं यार एक्सेप्ट मतलब वो टेस्ट नहीं देते और इस वैम में पूरे साल निकाल देते हैं, हाँ भाई उनको तो सब कुछ आता है, बट आता कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो मेरे कई सारे दोस्त थे साथ में जो कि बहुत बनते थे क्लास में, यार मेरे को तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बट उनको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी। स्पेशली गर्ल्स होती थी उसमें, तो गर्ल्स की आदत होती थी मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये वो, लेकिन उनको अगली बात अगर मैं कंपैरिजन करूं कि भाई मेरे को बाकी इंस्टीट्यूट जो हम आकाश में पढ़ता था मैं और इसमें क्या डिफरेंस लगा, तो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने जैसे कि बताया, वहाँ पे टीचर्स को स्लेव बना के रखते हैं कि भाई बच्चे के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। और यहाँ पे मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी, यहाँ पे सर मेरे साथ इतने फ्रैंक थे, जैसे कि सर ने बताया कि मैं कभी कभी ऐसे भी मजाक कर देता था जो नहीं करने चाहिए थे, तो इतने फ्रैंक थे कि कभी डाउट्स के लिए कभी भी मना नहीं किया सर ने मेरे को। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि बेसिक पॉइंट्स वगैरह आपके पास होंगे या मिलेंगे आपको, उन पे प्लीज़ बहुत फोकस करना, चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो या चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो। बाकी आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो गाइस, तो +2 में तो हो ही गई, +1 का तो सब कुछ पता लगा। कोई यूँ तो है नहीं कि ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत हो, बस ये है कि मेन तो है कि एक तो रेगुलर रहो क्लास के अंदर, बिल्कुल कोई होते भी हैं तो पहले ट्यूशन को प्रायोरिटी दी। तो एक तो कोई मेन तो 2 साल में सिर्फ 2 छुट्टी थी, कोई भी टेस्ट मिस नहीं था मेरा, था तो बिल्कुल ही वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन थी। तो एक तो रेगुलरिटी होती है, एक DPP का हर क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हमें है ना पेपर के वक्त सबसे ज़्यादा दुख जब होता है जब DPP का क्वेश्चन डला हो और वहाँ पे सोल्व ना हुआ हो, तो बंदा तो मतलब DPP का तो हर क्वेश्चन आना चाहिए और अपनी तरफ से 100% दे देना, क्योंकि जब सिलेक्शन ना होए ना बंदे को यूँ नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरी कहीं कमी थी। खुद का 100% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूँ ना हो कि भाई मैं थोड़ा और कर लेता। तो यहाँ पे रैंक इतनी मैटर नहीं करती जितनी वहाँ पे करेगी। और फ्रेंड सर्कल बहुत ही बढ़िया रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा। हर बंदे से सीखने की कोशिश करो, यूँ नहीं होता कि अगर यहाँ का 100% हो जाए ना तो फिजिक्स में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ाया है ना बस वो कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और तो ये होती है मेन पढ़ने की वजह, अलग अलग सभी की वो अपनी अपनी वो होती है। मेरी तो पढ़ने की वजह ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, सीधी सी बात है। तो भाई खुद को भी हो जाता है, थोड़ा भी बहुत कुछ भी दे पाए ना बहुत बड़ी बात होगी। तो मेन तो मेरे से पढ़ा गया, तो मेरे पेरेंट्स को देख के पढ़ा गया। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रखा, तो मुझे भी होता है यार तू भी थोड़ा बहुत कर ले। तो थोड़े उससे मैंने जो किया मेरे पेरेंट्स को देख के किया। मैं इतना बहुत कुछ करते हैं मेरे पेरेंट्स, तो मैंने भी थोड़ा बहुत तो कर ले, तो थोड़ा बहुत मैंने अपनी तरफ से भी कर दिया। और तो रिस्पेक्ट बड़ी मिलती है इस फील्ड में, मतलब मज़े आ जाते हैं। ऐसा सपना होता है क्योंकि एक तो इधर यू में हेयर लिख रखा है, ये बड़ा वो इंस्पायर करता है, यू में हेयर। मोटिवेशन तो भाई हर किसी को चाहिए। 2 साल में हर कोई डिमोटिवेट होता है, किसी को श्योर नहीं होता कि मेरा होएगा या नहीं होएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा तो यूँ होता है कि हर 2 महीने में कोई तो आता ही रहता है जो मोटिवेशन। सबसे पहले तो भाई
कुछ चीज़ करने से पहले रीज़न और पता होना चाहिए भाई क्यों करना है, तभी अंदर से फीलिंग आई भाई हाँ मुझे पढ़ना है, या फिर कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ करनी है। प्लस वन में क्या था भाई, पता ही नहीं था भाई कि क्यों इस आ रहा है या क्या करना है, कुछ पता नहीं था। बस वही 10th वाला सिस्टम, पेपर से 2 दिन पहले पढ़े या टेस्ट से 1 दिन पहले पढ़े, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। आराम से अपने पहले शांत बैठो, शेड्यूल बनाओ अपना भाई हाँ मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ करने से मुझे क्या मिलेगा, पता होना चाहिए भाई रीज़न। वही जब तक आप रीज़न नहीं ढूंढोगे तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। प्लस वन तो मेरी वही सोने में निकल गई, सिर्फ फिज़िक्स पढ़ी, केमिस्ट्री बायो, मेरे टीचर अच्छे थे लेकिन मुझे रट्टा मारना नहीं आया प्लस वन प्लस टू में, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा नहीं नंबर आए मेरे यहाँ पे। लेकिन फिज़िक्स बहुत बढ़िया थी, सर के पास थे तो सर जहाँ पर आप अभी हो वो बेस्ट है सबसे। यही बोलना चाहूँगा कि भाई प्लस टू में क्या रीज़न था नहीं हुआ, वो थी रिवीजन, क्योंकि रिवीजन का कुछ पता नहीं था भाई रिवीजन होती क्या, कि कैसे करना है उसको। अब पेपर से 20 दिन पहले ये सोच रहे हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि ये सब आप इन चीज़ों से बचना हो कि प्लान होना चाहिए भाई मुझे इस महीने में इस दिन को ये करना है। प्लान फॉलो किसी का नहीं होता, लेकिन आप अपना 80% दो, 90% दो, जितना भी हो सके उतना दो, उसी के हिसाब से आपके नंबर आएंगे। 12th के साथ सिलेक्शन हो ये मत सोचना भाई 12th के साथ नहीं हुआ तो मेरा कभी नहीं होगा, ये सबसे बुरी फीलिंग होती है। 2 साल का भी रीज़न था, जैसे यहाँ से प्लस टू होने के बाद फिज़िक्स में कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, सर थे। बाकी आप यहाँ पे हो बेस्ट टीचर, आप आराम से पढ़िए, लेकिन क्लास और टेस्ट ये कभी मिस मत करना, क्योंकि मेरी प्लस वन प्लस टू दोनों में 2 या 3 ही छुट्टियाँ रही होगी, वो भी रेयर, ध्यान भी मुझे भी कभी छुट्टी भी ली होगी। और हाँ बाकी टेस्ट में नंबर कमाए हुए वो मत सोचना, लेकिन अपनी गलतियाँ देखना भाई क्या गलतियाँ रही है, क्या नहीं होनी चाहिए थी। सर से पूछो कि भाई सर मेरा ये गलत कैसे हो गया, क्यों हुआ, डाउट सर लेते हैं। हमारी संडे हो 6 घंटे की क्लास होती है। अपना इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं भाई दोस्त कोई खेलने जा रहा है, कोई आपको ही बुला रहा चल यार खेलने चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट मस्ट है, जब तक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक पढ़ाई नहीं होगी। जब प्लस वन में आया था यहाँ पे तो 2 से 3 महीने तक वही जो स्कूल वाले दोस्त थे वही थे मेरे साथ, वही खेलते मस्ती करते, पढ़ने का नामो निशान नहीं था। मैं और एक मेरा दोस्त था साहिल नैन भाई। फिर उसके बाद में पढ़ने का शेड्यूल बना, कभी उसको नींद आ रही है कभी हमें नींद आ रही है, दूसरे उठा रहे हैं, ऐसे रात को चाय बनाए पी रहे हैं। इन्वायरमेंट दोस्त अच्छे होने चाहिए, जब तक दोस्त और इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हुआ तब तक आपका सिलेक्शन रेयर चांस हो कि हो सकता है। स्ट्रेस कभी मत लेना, क्योंकि उससे अपने ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज होते हैं, उससे मेमोरी आपकी कम हो जाएगी। इसलिए चिंता और कुछ भी कि आप प्लान कीजिए, टेंशन कभी मत लीजिए। और दूसरी बात, एक बात की बात है, जब मैं आटा चक्की पे आटा पिसवाने लिए ले जा रहा था तो एक दोस्त मिला मुझे, स्कूल में ही पढ़ता, सीनियर था वो, प्लस टू में उसके 2 कंपार्टमेंट आई हुई थी। तो उसने पूछा भाई क्या किया तूने अभी, मैंने बोला ये पेपर दिया था, ऐसे नहीं हो पाया सिलेक्शन उसमें। तो उसने मुझे कि बहुत बातें सुनाई, तो पढ़ता नहीं, ऐसे नहीं करता वैसे नहीं करता। फिर सोचा यार इसके तो खुद तो कंपार्टमेंट आई हुई है और ये मुझे बोल रहा है, तब फील हुआ कि यार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि सिलेक्शन बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में। तो अभी सिलेक्शन होने बाद में फिर मैं उससे मिलने गया, तब वो बोला यार मैंने उस दिन शायद ज़्यादा ही बोल दिया था, मैं ज़्यादा बोल दिया इसीलिए तो आज मैं यहाँ पे पहुँच गया। दूसरी बात, सिलेक्शन के बाद में कोई ये नहीं पूछता भाई तूने कितनी साल ड्रॉप किया, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार। अभी सिलेक्शन होने बाद में जब मैं गाँव में गया तो सभी गांव वाले मिलने तो आते ही भाई हमारे गांव में से किसी का सिलेक्शन हुआ ऐसे वैसे, तो उनकी पेरेंट्स की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि वही एक असली अचीवमेंट है। सिलेक्शन होना, डॉक्टर बनना वो बाद ही बात है। जो इज्जत मिलती है ना वो बहुत, कि पैसों में वो काउंटिंग नहीं होती उसकी इज्जत की, इज्जत बहुत मायने है। तो उसके बाद में फिर हम गाँव से आए, वही मिठाई वगैरह वो तो चलता ही सब लेकिन उन्होंने यही दुआ दी कि बहुत अच्छा डॉक्टर बनना, वही टीचर का भी नाम हुआ, सर की वजह से ही आज मैं यहीं पे पहुंचा हूँ। सर बेस्ट है, जो डीपीपी दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उनको अपना 100% दीजिए, उससे बाहर आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं।
और मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी पे लगे रहिए। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मतलब कम से कम 5-6 बार रिवीजन होनी चाहिए आपकी पूरे सिलेबस की। रिवीजन नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी हम अपना पेपर में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बस इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक टू यू। इंस्पिरेशन तो उनसे ही मिली है, जैसे कि दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट में है और जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने जैसे कि पापा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे उनके पास एक अच्छी डिग्री नहीं थी जैसे MBBS वगैरह की, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि एटलीस्ट मैं डिग्री दे दूँ उनको, कि उनका जो एम था वो पूरा हो जाए। बाकी ज़्यादा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन तो मतलब जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे उनसे ही मिली थी। जब मतलब उनके लिए जैसे बेंच पर खड़े होकर जब तालियां बजाई थी ना, तो उस दिन ये होता है क्या यार कि हमें भी आना है एक ना एक दिन तो जरूर आना है। मतलब उस टाइम खुशी हुई थी ना, दिल से खुशी हुई थी कि यार अगले साल हम भी यहीं पे आएंगे। बाकी जैसे कि खुशी इस बात से हुई थी ना कि हम डिप्रेस्ड नहीं हो रहे और मतलब मोटिवेशन मिल रहा है हमें कि हम भी आएंगे। बाकी जैसे कि सर ने बोला कि +2 के साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि +2 के साथ मतलब ये नहीं था कि मैंने मेहनत नहीं की। +2 में ये था कि मेरा एक पैटर्न नहीं था, कि एक अच्छा सा पैटर्न कि हाँ भाई हमें अब इस टाइम ये वाली स्टडी करनी चाहिए, ये वाली बुक करनी चाहिए या फिर कुछ भी। ये नहीं है कि टीचर्स में कमी होती है, हम में खुद में ही कमी होती है, हम भी नहीं समझ पाते अपने पैटर्न को, क्योंकि हम क्वान्टिटेटिव स्टडी में ज़्यादा फोकस कर देते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी को कम वो करते हैं। अगर हमने जैसे क्वालिटेटिव स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो बंदा 10 घंटे पढ़ा तो उसका ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन के, ऐसा नहीं होता। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करना, किसी मतलब कभी नहीं करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि बायो में तो चल फिर भी थोड़ी मतलब रेक्टिफिकेशन होती रहती है, लेकिन फिजिक्स के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि +2 में मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था फिजिक्स के अंदर, और यहाँ पे DK सर के पास से मेरे को फिजिक्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया बहुत ज़्यादा। मतलब पता चला यार कि फिजिक्स सीरियसली हम क्या सोचते थे फिजिक्स को, और ये फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सीरियस। मतलब DK सर बहुत अच्छे जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाते रहते थे, या फिर वीडियो से भी बहुत अच्छा मतलब मिलता है। कि जैसे वेव्स था, मतलब वेव्स मेरे को आज तक समझ नहीं आई थी कि वेव्स कैसे होता है, कि SHM से कैसे रिलेट कर देते हैं वेव्स को। उस दिन वीडियो देखा ना सर का, तो सीरियसली सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो इंटरेस्ट बनता है, मतलब स्टडी के अंदर है ना, कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, और फिर सक्सेस तो मिल ही जाती है अगर इंटरेस्ट पैदा हो गया किसी चीज़ में। एक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वीकली टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम खुद को जज करते हैं कि हाँ भाई हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, फिर पता चलता है कि सीधा हम नीट का ही टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर पता चल जाता है कि फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस तो बंदा हो ही जाता है। क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था +2 के अंदर, मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, टेस्ट ढंग से देती नहीं थी फिजिक्स के, क्योंकि मुझे टेस्ट से फोबिया था और फिजिक्स के स्पेशली। तो और फिर सीधा मतलब ये था कि यार कर देंगे, फिर कुछ हुआ नहीं, 100 से भी कम मार्क्स बने थे मतलब +2 में। फिर मैंने टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया, मतलब मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा फिजिक्स पॉइंट का, सिंगल 1 टेस्ट नहीं छोड़ा मैंने, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट लास्ट हमें टेस्ट ही तो देना है, वो 3 घंटे का टेस्ट ही तो देना है, कौन सा वहाँ पे बुक से स्टडी थोड़ा करनी है। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि इससे टाइम की वैल्यू भी पता चल जाती है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और रैंक को हमेशा सीरियस लेना ही होता है कि हाँ भाई, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि हम कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करते हैं और हम कैसे अपना बेटर कर सकते हैं। और टेस्ट के अंदर है ना, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, मतलब कुछ ये होता है कि जो टेस्ट दे दिया ठीक है, उसके बाद रैंक आगे छोड़ दिया, वो ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता। लेकिन अगर हम जो टेस्ट को एनालाइज करेंगे ना कि हाँ भाई हमारी मिस्टेक्स क्या हुई है, वो ज़्यादा बेटर वो करता है, क्योंकि एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। मेडिकल में सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर वर्क, क्योंकि मतलब अगर हम रेगुलर वर्क करेंगे ना तो ऑब्वियस मेडिकल के अंदर तो सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि मेडिकल में ना
प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक मतलब सब नॉर्मल स्टूडेंट मेडिकल के अंदर सक्सेस सिर्फ इसीलिए पाता है क्योंकि वो रेगुलर वर्क करता है। ये नहीं है कि हाँ भाई कोई किसी का मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा दिमाग है वो ही सिर्फ सक्सेस लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस और कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। और एक है ना, क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर जरूर फोकस करना लास्ट टाइम में भी, क्योंकि रिवीजन के टाइम वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई बुक नहीं होती रिवीजन, मतलब जब हम रिवाइज करते हैं लास्ट के 2 या 3 मंथ्स में, तो कोई भी बुक इतनी मतलब, क्योंकि बुक्स में बहुत बड़ा बड़ा और सब कुछ मतलब अलग होता है कि वो हम 2 या 3 महीने के अंदर सारा कवर नहीं कर सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन अगर क्लास नोट्स हम ढंग से कर लेते हैं ना तो उसमें वो सारी बुक्स कवर हो जाती हैं जितनी भी हैं, क्योंकि क्लास नोट्स में ये होता है पूरे साल हमने बनाए होते हैं तो हमें सब समझ आता है कि हमने क्या लिखा हुआ है और वो जल्दी माइंड में बैठ जाता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। जैसे कि कोई भी चीज टफ क्यों लगती है, क्योंकि हमें वो आती नहीं। अगर हमें वो चीज आ जाए ना तो हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, जैसे कि वैसे डीपीपीज के साथ है। डीपीपीज हम इतना लाइटली क्यों लेते हैं, क्योंकि सर इतना सिस्टमेटिक वे में उनको करवाते हैं कि हमें वो बहुत ईजिली आ जाती है, इसीलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट ना करके दूसरी बुक्स वगैरह पढ़ने लग जाते हैं और फिर हमारे मार्क्स कम बन जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, क्योंकि इस जो +2 तक था मैंने बहुत सारी बुक्स की, लेकिन मुझे इतना आउटपुट नहीं मिला जितना मैंने सिर्फ ड्रॉप ईयर के अंदर सिर्फ डीपीपीज को करके मिला। वो मतलब मेरे लिए फिजिक्स में मैंने ड्रॉप ईयर में सिर्फ डीपीपीज को ही फॉलो किया, उनको इतनी बार रिवाइज किया और इसी वजह से मेरी फिजिक्स में अबव 100 आराम से स्कोर बन गए। और बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना, क्योंकि दूसरी बुक्स मैंने +1 +2 में की थी, मैंने जैसे एलिमेंट्री भी की थी, लेकिन मुझे इतना आउटपुट नहीं लगा उससे, क्योंकि डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की उठ के आती है। 90 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी फॉरवर्ड होते हैं, तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एलिमेंट्री को हम 1 बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, वो इतनी बड़ी बुक होती है हम उसको याद नहीं रख सकते। वो सिर्फ ये होता है कि अगर हमें कोई टॉपिक नहीं अच्छी तरह आ रहा तो हम एनसीईआरटी की मतलब हम एनसीईआरटी को छोड़ के उसकी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन बेस्ट अपनी एनसीईआरटी रखना। हमें मतलब एनसीईआरटी को तो है ना रट डालना, मतलब कि जितनी बार हो सके ना उतनी बार कम होती है, क्योंकि अगर हम बायो के अंदर अगर हम गेट ले लेते हैं ना, जैसे कि जब हम एग्जाम के अंदर होते हैं तो अगर 40 मिनट्स या 35 मिनट्स में अगर बायो हो जाती है ना, वो कैसे होगी जब हमें पूरी एनसीईआरटी आती होगी। और एनसीईआरटी कैसे आएगी जब हमने उसको बहुत बार रिवीजन कर रखा हो, मतलब बहुत बार रिवाइज कर रखा हो, हमें पता हो कि कौन सी लाइन कहाँ से उठ के आई है। मतलब ये नहीं है कि कौन से चैप्टर से हम यही सोचने बैठ गए। अगर बायो अगर हो जाती है ना जल्दी से, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है और इस वजह से हम फिजिक्स को अच्छा टाइम दे पाएंगे। और अगर हमने फिजिक्स अटेम्प्ट कर दी ना पेपर के अंदर तो फिर सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि सिलेक्शन इसलिए रहता है, ये नहीं है कि फिजिक्स आती नहीं, फिजिक्स आती होती है, फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं हो पाती। ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के साथ। और डिप्रेस मत होना बिल्कुल भी, मोटिवेट होते रहना, वो तो सर कर ही देते हैं। मतलब हर वीक में सर मोटिवेट तो कर ही देते थे हमें, उसी से ही मोटिवेशन मिलता था कि हाँ भाई करना है बस बाकी ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं टेस्ट के साथ स्टार्ट करूँगा कि जैसे आप यहाँ पे टेस्ट देते हैं, किसी की रैंक पहली आती है, किसी की आखिरी में आती है, तो मतलब 3-4 टेस्ट दिए, बंदे की रैंक पहली आ गई तो वो ये ना सोचना स्टार्ट कर दे कि मतलब मेरे को इस टॉपिक में सब कुछ आता है, क्योंकि जो ऊपर मुंह करके चलता है ना उसका मुंह जरूर फूटता है। ठीक है, तो और मतलब अगर नीचे रैंक आ जाए तो भी ये ना सोचना कि मतलब मेरे को तो कुछ भी नहीं आता यार, ये इतने इंटेलिजेंट बंदे हैं। कोई भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, मतलब सबका दिमाग एक जैसा होता है, वो यूज करने की बात होती है, कौन काफ़ी यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब और बुक्स की बात आती है, मतलब कई सारे बंदे की बहुत सारी बुक सॉल्व करते हैं, जैसे फिजिक्स की मतलब बहुत सारी बुक, सी पांडे, एच.सी. वर्मा और यूनिवर्सल, मतलब बहुत सारी बुक हैं। तो मेन तो सर की डीपीपी है, आप वो सोल्व करना, एक तो 3-4 बार वो सोल्व कर दी, और कोई भी एक बुक, कोई भी एक मतलब आपने वो पूरी बुक सोल्व कर ली तो ये मतलब ये ना करना कि आगे दूसरी नई बुक ले ली, वही बुक दोबारा तीसरी बार चौथी बार, क्योंकि क्वेश्चन हर बुक में सेम है। वो बात मतलब डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस पे
कि आप कितना मतलब प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चनों को। और एक बात की हमेशा प्रेजेंट में रहना, मतलब कभी भी आपके पीछे गलत रैंक आई है, मतलब कम रैंक आई है, और उस पर ध्यान ना देना। और मतलब आगे ये भी ना सोचना कि यार इतना पढ़ा है, अगर रैंक नहीं आई और मतलब फाइनल एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा। मतलब हमेशा प्रेजेंट में रह के काम करना, आपको सक्सेस पक्की मिलेगी। मेरे को बस यही बोलना है, बाकी सबने सब कुछ बोल दिया, एवरीथिंग इज जस्ट ओवर। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल, मेन जो चैलेंज 12th में आप लोगों को फेस करना पड़ेगा दैट इज बोर्ड एग्जाम्स। लाइक क्या होता है कि अभी आपके बोर्ड से पहले ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्च आपका वेस्ट हो रहा है। आपको अभी क्या होगा कि अब जैसे आपका जनवरी खत्म होगा ना, तो सॉरी अभी दिसंबर होगा ना, तो जैन फेब मार्च 3 महीने जाते हैं आपके एक्चुअली बोर्ड्स में, बिकॉज प्री बोर्ड्स, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं कि जैन एंड में हो जाते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट, प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स, ठीक है। तो इन ये जो लास्ट के 3 महीने मैंने ड्रॉप किया था, मेरे 12th के साथ नहीं हुआ था, तो जैसे मैंने ड्रॉप किया था, तो मेन डिफरेंस यही है कि जो ड्रॉपर्स के पास मेन एडवांटेज होता है, बोर्ड्स नहीं होते, उनके लास्ट के 3 महीने ही पढ़ना होता है और वो आपके बोर्ड एग्जाम्स ले जाते हैं। सो द थिंग इज आपको ना बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, लाइक बिकॉज आपके बोर्ड्स भी हैं। तो मेरे साथ क्या था, मेरा 12th में ना बोर्ड्स ने काफ़ी टाइम खा लिया था, क्योंकि मैंने बोर्ड्स के चक्रों में, प्रैक्टिकल्स के चक्रों में मेरा पीएमटी वाला पार्ट बहुत रह गया था। तो अभी ना आप लोगों के साथ, अभी आप इस दिसंबर तक टाइम है, पीएमटी पढ़ोगे, फिर आप लोग ना जनवरी ऑनवर्ड्स इतना इन्वॉल्व हो जाओगे ना बोर्ड्स में, तो आप ना एक तरह से साइडलाइन हो जाओगे जो आपका मेन फोकस था। तो ये मैं ये बोलूँगी कि एटलीस्ट मेडिकल में तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड्स में आपके 60 आए, 70 आए, कुछ कितने भी आए, आपको बस मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है 90+ लाने हैं भाई बोर्ड्स में, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो 12th में ना यार सबको बोर्ड्स लगता है, तुम लोगों को लग रहा होगा यार बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स नहीं है इंपॉर्टेंट। मैं सीधी सी बात बोलूँगी, क्योंकि मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी वो पीएमटी पढ़ रही होती, तो मुझे लगता था ये लोग ऐसे ही कल बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, सपोज क्या होता था कि जैसे कल फिजिक्स का एग्जाम है, तो मेरी फ्रेंड्स क्या करती थी, थोड़ा बहुत सीबीएसई पार्ट पढ़ लिया, ठीक है, बाकी करने शुरू कर दिए पीएमटी वाले पोर्शन के न्यूमेरिकल्स। तो मैं सोचती थी यार एनसीईआरटी की एग्जांपल्स तो करें नहीं, कल एग्जाम पेपर है फिजिक्स का, बोर्ड एग्जाम, और ये लोग कर रहे हैं मतलब वो बुक्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। मैं सोचती थी कि मतलब ये गलत है, मुझे तो सीबीएसई एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करनी है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो सब मेरा एक्चुअली टाइम वेस्ट हो गया था उस चक्कर में। बायो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बायो में तो आपको बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी पढ़नी है, पीएमटी के लिए भी एनसीईआरटी चाहिए, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। मेन बोर्ड्स की प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आती है। हाँ, केमिस्ट्री में भी कुछ पोर्शन है, जैसे इनऑर्गेनिक है उसकी एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक, तो केमिस्ट्री में भी इतनी दिक्कत नहीं आती। बट द थिंग इज़ कि आपको फिजिक्स में आती है दिक्कत बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स का कम्प्लीटली अलग है और बाकी जो हमारा पीएमटी का पार्ट है वो अलग है। तो आप ये कोशिश करना कि जैसे अब केमिस्ट्री का एग्जाम है तो पढ़ लो एनसीईआरटी, बट उतना जितना सफिशिएंट है, मेन फोकस अपना पीएमटी पे करना, न्यूमेरिकल्स करना बट एमसीक्यूज करना, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मत करना, बोर्ड्स में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बोर्ड्स रिपेंट करवाते हैं एंड में जाके कि हाँ यार 3 महीने ना बोर्ड्स ने खा लिए। कि मेरी मेन मोटिवेशन का रीज़न डीके सर थे, वन ऑफ द रीज़न, बिकॉज क्या हुआ था लास्ट के टाइम पे मार्च या अप्रैल में मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, मतलब बहुत नेगेटिव हो गई थी। तो एक बार मैं सर के पास ऐसी डाउट लेने आई थी, तो सर ने ना मतलब जैसे मैं क्वेश्चन बोल रही थी तो जो आई गेस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर का ना फॉर्मूला यूज़ होना था उसमें कहीं पे, तो मैं सर ने बोला क्या फॉर्मूला होता है सेंटर पे, तो मैंने गलत बता दिया, मैंने सरफेस का बता दिया KQ/R। तो फिर सर बोलते बेटा 3/2 KQ/R, एंड आई वाज लाइक ओ शिट, अब तो एंड का टाइम है और मैं फॉर्मूले में। तो उस टाइम ना मैंने सर को बोला था सर मुझे नहीं लगता मेरा होगा, मेरे को, क्योंकि मेरा फर्स्ट 12th के साथ हुआ नहीं था, तो मैंने कहा कि सर एक बार तो हुआ नहीं, अब क्या, मैं बहुत नेगेटिव थी। तो उस टाइम सर ने मेरे को एक लाइन बोली थी, सर ने बोला कि आप ऐसी बातें कर रहे हो, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो ना, मैं अगले दिन सुसाइड, मतलब सर मैम को कहते हैं मैम एक रस्सी लेके आओ, मेरे को सुसाइड करने की निमिषा ये बात बोल रही है। तो आई वाज ने घर जाके मैंने कहा यार
सर को मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये लड़की कैसे नहीं कर सकती, तो मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। तो आई वाज लाइक कि यार सर को मुझसे इतनी उम्मीद, लाइक सर को ना शुरू से मुझसे उम्मीदें थी। लाइक मैंने नीट 1 के बाद नीट 2 से पहले, मैं नीट 2 से पहले सर के पास क्रैश कोर्स अटेंड किया था। तो सर सबको ये बोलते थे कि इसका तो नीट 1 अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नीट 2 तो इसका पक्का अच्छा होगा। बट मेरा नीट 2 भी अच्छा नहीं हुआ था, तब भी सर ने मेरे से होप नहीं छोड़ी। फिर मैं ड्रॉपर बैच ज्वाइन करने आई तो आई वाज लाइक कि सर ने मेरे को देखा, सर वाज लाइक कि मेरे को आपसे, मतलब मेरी मॉम को बोला कि आप कोई बात नहीं, मेरी मॉम को सर ने पता ये लाइन बोली कि मैं श्योर करता हूँ कोई बात नहीं, नीट 1 नीट 2 में नहीं हुआ ना, इस बार ज़रूर होगा 2017 में। सर ने मेरी मॉम को प्रॉमिस किया और ये बहुत बड़ी बात होती है। सर को मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस था ना, लाइक मेरा एक बार सर के आंखों के सामने मेरा नहीं हुआ, फिर भी सर को मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं इस बार तो इसका पक्का हो ही जाएगा। तो सर मतलब सर मेरे पे इतना फेथ रखते थे ना, तो मतलब मुझे ये लगता था कि नहीं यार सर, वो होता है ना टीचर को आप पे फेथ है, आपको टीचर पे फेथ है, एक मतलब ये है कि डीके सर को पूरा ट्रस्ट करना, जो सर बताते हैं वैसे करना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं भाई ये तो सर तो ऐसे ही बोलते हैं, हमें अपनी करनी है, नहीं सर आपको एकदम सही गाइड करेंगे। और सर मतलब सर जो डीपीपीज देते हैं, लाइक आपके पास ना एंड में इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप सारी बुक्स दोबारा करो, जैसे अभी तो आप कर रहे हो, जैसे एक चैप्टर कराया सर ने, डीपीपी की भी कर ली, वो बुक भी कर ली, वो बुक भी कर ली, बट एंड के टाइम पे ना आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। अगर आप डीपीपीज भी 2 या 3 बार अच्छे से कर लोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मतलब अब मेरे को डीपीपी का एक एक क्वेश्चन आता है। लाइक क्या होता है कि जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया डीपीपी का और आपने डीपीपीज पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, पता आपको कितना दुख होगा कि यार ये क्वेश्चन में डीपीपी का क्वेश्चन था और यही मेरे से नहीं हुआ। बहुत उस टाइम पे इम्पोर्टेंस पता लगती है, जब वो 4 मार्क्स आप लूज करते हो ना, उस टाइम पे यू फील वेरी वेरी गिल्टी कि आई कुड हैव डन दिस एंड आई वाज नॉट एबल टू डू इट दैट टाइम। बाकी यही है कि हाँ सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना प्लीज़। मेरे काफ़ी अराउंड 20 मार्क्स आर जस्ट लॉस्ट बिकॉज ऑफ यू नो सिली मिस्टेक्स। सो सबके साथ होती है, एवरी पर्सन, इफ ही और शी इज़ गेटिंग आइदर 600 और 650, एवरी पर्सन मेक सिली मिस्टेक्स। बट हाँ आप प्लीज़ कोशिश करना अवॉइड करने की। वो अब आप वो कैसे अवॉइड होंगी, वो टेस्ट देते रहोगे तो ये अवॉइड होंगी। अगर आप टेस्ट ही नहीं दोगे, लाइक इफ़ यू स्टार्ट मिसिंग योर टेस्ट, कि ये टेस्ट छोड़ दिया ये वो, तो आपकी पक्का सिली मिस्टेक्स होंगी। मैं इतने टेस्ट देती थी फिर भी मेरी ऐसी गलतियां हो गई एग्जाम में। तो जो बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, जो सोचते हैं कि हम नहीं देंगे टेस्ट, तो उनकी तो ऑब्वियसली होंगी गलतियां। और पता है क्या होता था, जैसे टेस्ट में आप बहुत सही मतलब क्वेश्चंस पे दिमाग लगाते हो, ठीक है, जो टेस्ट में क्वेश्चन है वो आपसे हो गया ना, अगर वो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको याद रहेगा कि यार ये टेस्ट में भी मैंने खुद सॉल्व कर लिया था, तो आपको रिकॉल हो जाती हैं वो चीज़ें। बाकी ये है कि डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, मतलब कभी भी डिप्रेस मत होना। हाँ सिचुएशंस काफ़ी आती हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, बाकी बच्चों के आगे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा, तो उसे लेके कभी भी डिप्रेस मत होना। कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज you just have to keep this thing in your mind कि if I will work hard तो मेरा क्यों नहीं होगा, बिकॉज मेडिकल डिमांड्स हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। लास्ट के 2-3 महीने में फुल कंप्लीट रिवीजन, एक बार नहीं कम से कम 3 बार रिवाइज करना, क्योंकि मेडिकल में चाहिए रिवीजन होती है। मेरा 12th के साथ साथ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरी रिवीजन बहुत पुअर थी। आप अभी साथ सिलेबस कर रहे हो, वेरी गुड, करते रहो, बट जो है ना, जैसे आप सपोज आपने अभी कोई चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपने उसकी सारी न्यूमेरिकल्स करे, सर की डीपीपीज भी करी, बट ज़रूरी नहीं है कि अभी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है, होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है, लेकिन एंड के टाइम पे क्या करोगे, सारी बुक्स दोबारा तो कर नहीं पाओगे जो इस टाइम पे कर ली, सिर्फ सर की डीपीपीज करना। तो उससे भी ये होगा कि हाँ मैंने रिवाइज, क्योंकि उस टाइम कुछ नया मत उठा लेना गलती से भी कि हाँ डीपीपीज तो मैंने यार अभी करी थी, मैंने जुलाई में डीपीपीज करी थी, अभी मार्च चल रहा है, डीपीपीज तो कर रखी है यार 6 महीने पहले, ऐसा कुछ है नहीं, चलो दूसरी बुक उठाता हूँ। बिल्कुल भी मत करना ऐसे, जो डीपीपीज करी है ना वही दोबारा कर लेना, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। और बाकी बायो और केमिस्ट्री तो जनरली बच्चे कर लेते हैं यार, फिजिक्स थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी डीके सर से हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कभी भी डाउट्स ले लेना, रात के 12 बजे भी यहीं पे मिलते हैं, तो उनसे डाउट्स ले सकते हो कभी भी। और
यार, बाकी सबने बहुत कुछ बोल दिया, कुछ ना कुछ बचा नहीं कहने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो ऑल, हाउ आर यू? मेरा नाम मानिक बजाज है। मैं ना यहाँ पे नीट 2 के बाद आया था। तो एक्चुअली पता है क्या होता है, जब मैं नीट 2 के बाद आया था ना, +2 के बाद मैंने बोर्ड एग्जाम्स दे के ऐसे ही अक गया था बिल्कुल। मैंने +1 में पढ़ा, कहीं से कोचिंग नहीं ली, +1 में पढ़ा, +2 में पढ़ा, फिर से मैंने नीट 1 के लिए पढ़ा, फिर से मैंने नीट 2 के लिए पढ़ा। फिर बंदा ना बिल्कुल एग्जैचुरेटेड हो जाता है, बिल्कुल कुछ बोरिंग सा लगता है सब कुछ पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करना कि आपका +2 के साथ ही हो जाए, ड्रॉप ना करना पड़े आपको, किसी को भी, ठीक है। और जैसे जतिन ने कहा था कि एक रीज़न चाहिए होता है आपको कुछ करने के लिए, तो वो रीज़न मेरे मम्मा थे मेरे लिए। तो मेरे दादी ना यहाँ जनरल हॉस्पिटल थे, तो मम्मा बाहर बैठे थे कैबिन के बाहर डॉक्टर के, तो वहाँ डॉक्टर की नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर नवदीप खुराना। तो फिर मम्मा कहते हैं कि बेटे मुझे ना तेरे नेम की ना ऐसे प्लेट दिखे तेरे कैबिन के बाहर, फिर डॉक्टर मानिक बजाज। तो तब मैं +1 क्रॉस कर चुका था और +2 की स्टार्टिंग थी। तो ना एक वो कहते हैं रियलिटी चेक मिलना होता है ना, रियलाइज होना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो मुझे तब पर लगा कि यार हाँ मुझे इस पाथ पे चलना है। फिर मैंने +2 में मेहनत शुरू की। +2 में वही जैसे निमिषा ने कहा कि बोर्ड एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, मैंने वही फोकस किया। हाँ मैंने वही फोकस किया। फिर एग्जाम्स के बाद मैंने नीट 1 के लिए प्रिपेयर किया। नीट 1 में मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे बिना कोचिंग के 390। तो फिर मैंने नीट 2 के लिए प्रिपेयर किया, उसमें मेरे मार्क्स 100 गिर गए। तो फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ मेरा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे बहुत अच्छा गया, बाकी डेज भी बहुत अच्छे गए। मेरा फर्स्ट डे यहाँ बहुत मेमोरेबल था एंड लास्ट डे बहुत मेमोरेबल था, मुझे याद है। तो यहाँ पे बस DK सर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे सर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत बच्चे में बहुत फेथ करते हैं, वो हम पे बहुत फेथ करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ क्लासरूम में आता था, मतलब थोड़ा बन ठन के आता था मैं, तो सर मुझे ना यूं टपोरी बोला था सर ने एक बार मुझे कि टपोरी, मजाक में ही बोला था। तो मैं कहा कि सर आपका ना मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। टपोरी इसलिए बोलते क्योंकि मैं रोज रोज नए कपड़े करता था, मतलब भी हाँ कपड़े रोज नहीं, फैशन पट्टा बन के आता था मैं। तो फिर हाँ तो ना सर ने वो होते हैं ना प्राइज क्वेश्चन होते हैं, सर ना वो प्राइज क्वेश्चन देते हैं। तो ना मैंने फर्स्ट प्राइज क्वेश्चन मैंने मतलब अटेम्प्ट किया, तो मैंने ना नेम लिखा मानिक बजाज, तो मैंने M ना O हो गया। तो सर कहते हैं मोनिका बजाज कौन है? मैंने कहा सर ये मानिक बजाज है, मोनिका बजाज है, वो बैठे पीछे वो अजय हैं, वो मुझे जानते हैं, बस बाकी तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा जानने वाला। तो बस यहाँ पे सर की डिब्बीज बहुत बढ़िया हैं, उनके कॉन्सेप्ट 1400 कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया। लास्ट के टाइम क्या होता है कि जब मैंने लास्ट टाइम क्या किया, मैं यहाँ से 3 मई को गया था घर, तो मैं घर जाके मैंने पहले तो रिवीजन किया, फिर लास्ट में जब 2 डेज बचे मेरे पास May 5 एंड May 6, तो मैंने उन डेज में क्या किया, मैंने वो सारे के सारे वो रीड किए 1400 कॉन्सेप्ट्स, वो हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती। तो उसमें मेरे मोर क्वेश्चन तो मेरे उसी में से क्लियर हो गए, उसी से क्लियर हो गए, तो बाकी के लिए टाइम बच गया मेरे पास। तो बाकी अटेम्प्ट किए। तो इसमें पता क्या था, अब जब देखो मैंने नीट का एग्जाम दे घर आया, तो सभी पूछते हैं कि बेटी का क्या हुआ, कैसा हुआ एग्जाम। तो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टा सारा कुछ अनइंस्टॉल कर दिया, मतलब पूछे ना अभी तेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। फिर 8 में को पापा कहते हैं कि ना बेटे वो ना ये हमारे एक नागपाल हैं बड़े उधर, तो कहते हैं भी बेटे उनके बेटे के ना इतने मार्क्स आ रहे हैं। मैं कहा चलो आ रहे होंगे। फिर ना मुझे पापा ने कहा, मुझे भाई ने भी कहा, मुझे मेरी दीदी ने भी कहा। तो ना मैं तंग हो गया, मैं कहा चलो मैच करते हैं आंसर की। तो मैंने आंसर की मैच की, तो जैसे मम्मा फिर मेरे खुश हो गए। मैं कहा मम्मा किसको बताना मत कि मेरे इतने मार्क्स से कहना कि हम सीधा रिजल्ट देखेंगे। तो जब रिजल्ट आया तो मेरी मम्मा बहुत खुश, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखो मेरे को रीजन मेरी मम्मा ने दिया, ठीक है। मेरी मम्मा की स्माइल मेरे मतलब हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जिस सर ने कहा था ना कि लड़कों के लिए पेरेंट्स इतने वो नहीं रहते, तो जैसे +2 में ना मेरा रिजल्ट आना था, तो ना मैंने सपने दिखाए थे मम्मा को। मैं कहा 90% आएंगे, 1% भी कम, मतलब 0.1 भी कम नहीं आएगा, भले ज़्यादा भले आ जाएं। तो रिजल्ट आया 85.2। तो
तो फिर मम्मा थोड़े से वो हो गए, तो ना मम्मा कहते थे कि ना मेरा मन करता है कि ना मैं सबको मैं बताऊं कि मेरे बेटे के मार्क्स 90+ आए हैं, मेरे बेटे का मार्क्स से आया। तो जब नीट का रिजल्ट आया तो फिर तो मम्मा उसे टेंशन फ्री थे, कहते हाँ अब किसका फोन आया, अब मैं बता दूंगी मार्क्स तेरे कितने हैं। तो मतलब मेरी मम्मा मेरे लिए सब कुछ है, किसी के लिए तो अपने मम्मा के लिए करो, पेरेंट्स बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में बस।